Hello and welcome to Kalam IAS. This is News Simply Put, dated 3rd December 2024, and let's get started. The topics for today are from the Hindu text and context section, where we have two articles: One Nation, One Subscription, and the idea of mutualism, and from the Indian Express Explained, where there is a Trump threat to the BRICS. So let's see. These are the topics in the newspapers where you can find, and this is the first topic where we're talking about mutualism, a cooperative approach to economics and society. So we all know कि एक prominent system है capitalism का और एक system है हमारा socialism का. तो कैपिटलिज्म में आपको पता है प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, एंड यहाँ पर सोशलिज्म पे कंप्लीट ओनरशिप होता है, मतलब काफ़ी ओनरशिप रहता है गवर्नमेंट का, एंड गवर्नमेंट डिक्टेट करती है कि कैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है ना कि यहाँ पे इनइक्वालिटी बन जाती है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हैं तो वो डिक्टेट करते हैं कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे सैलरी रखनी है, कैसे प्रॉफिट्स रखने हैं. तो ये एक नेगेटिव पार्ट रहता है. सिमिलरली सोशलिज्म के लिए भी नेगेटिव पार्ट ये रहता है कि हालांकि सोसाइटी कंट्रोल कर रही होती है, राइट, लेकिन इसकी वजह से इतनी हायरार्की आ जाती है, राइट, और इतनी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन आ जाता है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कहीं खो जाती है, राइट. इंसान को ऐसा समझ ही नहीं आता है कि एज अ पर्सनल लिबर्टी, एज अ पर्सनल ऑटोनॉमी उसकी एग्जिस्टेंस है क्या. इन सब रीजंस की वजह से हमें दोनों कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं, एंड इसको रेमेडी करने के लिए आइडिया आया म्यूचुअलिज्म का. दिस वाज बाय फ्रोदे, एंड उन्होंने ऐसा बोला कि इनके नेगेटिव इल्स को ख़त्म करने के लिए म्यूचुअलिज्म कैन बी वन अप्रोच. नाउ हाउ विल दैट बी एन ऑल्टरनेटिव to the ideas of capitalism and socialism is something that we are going to examine in this article. कैसे है? तो पहले वही बेसिक बातें हैं कि प्रोदो आए थे, उन्होंने मिड 19th सेंचुरी में बोला था कि कैपिटलिज्म एंड अथॉरिटेरिज्म को ये अपोज करेगा, एंड ये वर्कर कोऑपरेटिव्स के जो आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ से इंस्पायर होकर आया था. अब ऑब्वियसली हमने जैसे बताया था कि अथॉरिटेरियनिज्म में स्टेट के पास मैक्सिमम कंट्रोल रहता है एंड सेंट्रलाइजेशन रहता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है. तो एक सोल्यूशन ये है ना कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो जाए. जैसे आजकल हम वेब के बारे में भी बोलते हैं, वेब 3.0, जैसे दैट इज़ बेटर दैन द इनिशियल वेब, बिकॉज वहाँ पे पहले फेसबुक था, सारा कंट्रोल इनके पास था, और अभी यहाँ पे कंट्रोल कस्टमर्स के पास है, यूजर्स के पास है, इसलिए ये बेटर है. इन अ सिमिलर वे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड इकोनॉमी, ये वाला एज म्यूचुअलिज्म आइडिया काफ़ी अपील किया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यानी कि लोग अपने आप वॉलंटरी लेवल पे कॉपरेट करते हैं, एंड इसलिए एक्सचेंज भी बहुत फेयर होता है. तो ये तो आइडिया था इसके बिहाइंड, राइट. उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? कोऑपरेटिव्स से. एंड इसका ये मतलब नहीं था कि हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया जाए ऑल टुगेदर. तो कैपिटलिज्म के जो आइडिया है प्रॉपर्टी, उसको ऑल टुगेदर अबॉलिश नहीं किया, बट उसने प्रॉपर्टी को एक नया रूप दिया. उसने बोला प्रॉपर्टी को री इमेजिन करो एज ए कलेक्टिव वेलबींग. जैसे गांधी जी भी कहते हैं ना ट्रस्टीशिप का आइडिया, कि आप अपने पास प्रॉपर्टी रखो, लेकिन ये मानो कि आप इसको यूज़ करोगे दूसरों को सर्व करने के लिए, और उसका जो आपको रिटर्न मिलता है आप केवल उतना लोगे जिससे कि कुछ लोगों का आप अपना रोज़ का काम निकालो, फ़ायदा करो. ऐसे नहीं कि आप ओवर एक्सप्लॉइटेड फ़ायदा कर रहे हो. जितना आपकी नीड्स है आपने ले ली, बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट, लोगों के लिए. सो ऑन दैट बेसिस इट वॉज डिज़ाइन, एंड कलेक्टिव वेलबींग के बारे में फोकस था. सो इन अ सिमिलर वे प्रॉपर्टी को उन्होंने री इमेजिन किया और बोला कि डिसेंट्रलाइज रखो, कोऑपरेटिव ओनरशिप रखो, रिसोर्स मैनेजमेंट को ओवरऑल वेलबींग के लिए आप सोचो, राइट. तो इससे फिर अल्टीमेटली वही प्रॉपर्टी की बात आती है कि इट वॉज मोर कि हमें प्रॉपर्टी राइट्स अपोज करनी है बिकॉज इनइक्वालिटी होती है, लेकिन हमें प्रॉपर्टी को री इमेजिन करना एक नया तरीके से, जिससे कि हम पोजेशन की बात करें कि पर्सनल यूज़ हो विदाउट एक्सप्लॉयटेशन रादर देन प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रॉपर्टी से आता है कंट्रोल और इससे बढ़ती है इनइक्वालिटी. तो अभी क्या बात करनी है? पोजेशन की बात करनी है, क्योंकि इससे बात होगी रेसिप्रोसिटी की, यानी कि हम एडवोकेट कर पाएंगे वॉलंटरी एंड इक्विटेबल एक्सचेंज विच वुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट एंड कोऑपरेशन, राइट. सो हैविंग अंडरस्टूड द आइडिया, अब हम ये देखते हैं कि इसका अनारकी
से क्या रिलेशनशिप है। अनार्की का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। इट मीन्स एब्सोल्यूट रिजेक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन। अब वो डोमिनेशन स्टेट से आए या कैपिटलिज्म से आए या किसी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट या पेट्रियार्की से आए, जहाँ पे भी उनको लगे कि डोमिनेशन हो रहा है, राइट, एंड ओवर सबसर्वियंस को ये ले जाएगा, सो वहाँ पे वो रिजेक्ट करते हैं, और वो किसी फोर्स से भी आ सकता है। तो इन दैट सेंस म्यूचुअलिज्म का कुछ रिलेशनशिप तो है ही अनार्किज्म से, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि ये अथॉरिटेरियनिज्म को रिजेक्ट करता है, तो वहाँ पे वही होता है ना कि सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है, राइट, और स्टेट ही बताता है कि कैसे कंट्रोल होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होगा। तो इन दैट सेंस जो सोशल अनार्की है उससे तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिलेशनशिप तो है ही म्यूचुअलिज्म का, राइट। साथ में पर्सनल लेवल पे भी, क्योंकि लोगों को काफ़ी चॉइस मिलता है कि उन्हें कोऑपरेट करना है कि नहीं करना, तो सब कुछ वॉलंटरी है। साथ में लोगों को ये भी डिसाइड होने का मौका मिलता है कि एक्सचेंज कैसे होगा, तो फेयर एक्सचेंज की ऑटोनॉमी मिलती है उन्हें। तो इंडिविजुअल लेवल से भी कनेक्शन है, साथ में सोशल पे भी कनेक्शन है। सो दैट इज वाई इट हैज़ बीन रिटन दैट म्यूचुअलिज्म्स कनेक्शन टू बोथ इंडिविजुअलिस्टिक एंड सोशल अनार्कलिज्म हैज़ बीन फाउंड। और जब हम बात करते हैं इंडिविजुअलिस्ट तो हम बात करते हैं पर्सनल ऑटोनॉमी, और जब हम बात करते हैं सोशल तो हम बात करते हैं कलेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट की। एंड इसी बैकग्राउंड में फ्रॉदाओ कहते हैं कि यहाँ पे ब्लेंड हो रहा है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। बट इसका ये मतलब नहीं है हम कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स हम डोमिनेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, बट हम कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक वॉलंटरी फॉर्मेशन है ना, हम साथ में तो मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत थिन लाइन है जो सेपरेट कर रही है, और ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वाई टू सम एक्सटेंट समटाइम्स देयर आर इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस ऑल्सो, but overall the essence is that there is some relation to the anarchism idea in mutualism, राइट। सो हैविंग अंडरस्टूड दिस, क्या हमें इसको रियल लाइफ में देखने के लिए मिलता है, तो डेफिनेटली अफ्रीका में जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कम्युनल लैंड ओनरशिप होता है, एंड वहाँ पे लेबर भी होता है, वो कलेक्टिवली रहता है। तो ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से कोई हाई हैंडेड अथॉरिटी है जो बता रही है। इनफैक्ट ये लोग आसपास मिल के काम करते हैं, और अपने जो रिटर्न्स है वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फेयरली। तो ओवरऑल प्रिंसिपल्स आते हैं म्यूचुअल एड और कोऑपरेशन के, हाँ, एंड ये बेस्ड होते हैं शेयर इंटरेस्ट पे। तो आप सोचिए एक फार्म है जहाँ पे 10 फैमिलीज काम कर रही हैं, अगर लगातार एक या दो फैमिली काम ना करे तो उनको पता है जब आउटपुट आएगा तो इनको इसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, राइट। तो अल्टीमेटली अगर इनका मन ना भी करे तो ये काम तो करने जाएंगे, बिकॉज इन्हें पता है कि कल को जब डिवीजन होगा तब हमें शायद अपने शेयर का पोर्शन ना मिले। इसलिए आपके पास जो इंटरेस्ट होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, एंड यहाँ पे कंपटीशन की भावना नहीं होती, जो बेसिकली कैपिटलिज्म में बहुत डोमिनेट करती है। कैपिटलिज्म में प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंपटीशन बहुत डोमिनेट करते हैं, एंड इसीलिए इनइक्वलिटी बढ़ती है, विच इज़ बेसिकली अ वेरी सैड पॉइंट अबाउट द कैपिटलिस्ट आइडिया, right? And in this sense mutualism is definitely an opposite to this idea of capitalism. एंड ओवरऑल डेफिनेटली कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं, पैसा भी एक साथ उठाते हैं, म्यूचुअल क्रेडिट होता है, एंड आपस में एक दूसरे को कंट्रोल रखते हैं कि कैसे लेबर आवर्स डिवाइडेड रहेंगे, कैसे आउटपुट डिवाइडेड रहेगा। सो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी शेयर्ड मॉडल, right? So ultimately what we see that it is an alternative approach to the radical views of capitalism and socialism, and it is based on the principles of cooperation, respect, mutual respect, and absence of centralized authority, and therefore it advocates fair ownership, fair compensation, and cooperation. And this is what we have been discussing so far. So this is kind of a slide which kind of summarizes this for you, to take away what is the definition, what is the influence, and what are the characteristics, right? सो हाउएवर देयर आर सर्टेन चैलेंजेस टू दिस। व्हाट इज दिस? तो पहले तो मार्क्स कहते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन है एंड क्लास स्ट्रगल है वो तो रहता ही है, साथ में फिजिबिलिटी नहीं है। अब आप सोचिए कि ये फार्म है जहाँ पे 10 फैमिलीज काम कर रही हैं, कुछ 2 फैमिलीज के बीच में झगड़ा हो जाएगा, तो बाकी जो 8 फैमिलीज हैं वो तो दे आर एट द सेम लेवल एज दीज 2 फैमिलीज, राइट। तो कल को झगड़ा होगा तो जो भी जजमेंट आएगा इसमें से एक फैमिली कह सकती है कि हम आपकी बात क्यों सुने, आप भी तो हमारे जैसे हो ना। हम एक जज की बात इसलिए सुनते हैं बिकॉज एक थोड़ी सी अथॉरिटी है और हम जानते हैं उनके पास स्किल भी है, एक्सपर्टीज़ है। तो थोड़ी सी अथॉरिटी का फ़ायदा ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में चीज़ें आसान हो जाती हैं, राइट। लेकिन कल को यहाँ पे कोई अथॉरिटी ही नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होगा आप बताइए, राइट। एंड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, राइट। थोड़ा सा जब हमारे पास नीति आयोग से पहले प्लानिंग वो हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन,
तो उनका भी तो काम ये था ना कि देश की बड़ी बड़ी रिसोर्सेज को देख के कोऑर्डिनेशन की बातें बताएं कि कहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट होने चाहिए, कहाँ पे सेक्टर्स को, इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए, सर्विसेज को फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर को फोकस करना चाहिए। वो सारे रिसोर्सेज को देखते थे, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन करते थे। तो अब वहाँ पे एक ओवरऑल अथॉरिटी थी जो थोड़ी सी हायरार्की पे थी और वो हमें बताती थी। यहाँ पे तो कोई हायरार्की है ही नहीं, तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? सो इसलिए इसकी फिजिबिलिटी पे भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड स्केल में भी प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी में भी प्रॉब्लम है। कल को ऐसा हो जाए कि भाई जो फैमिली है जहाँ पे 10 फार्मर लैंड है जहाँ 10 फैमिलीज काम कर रहे हैं, कल को ऐसा हो सकता है कि कोई एक फैमिली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है और बाकी 9 फैमिलीज इतनी प्रोडक्टिव नहीं है। तो कल को फिर ये लोग भी बोलेंगे कि हमें ज़्यादा शेयर दो आप, हाँ हमें हमारी मेहनत का रिटर्न मिलना चाहिए। तो अब ये ज़्यादा रिटर्न मांगेंगे तो थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी तो आ ही गई ना। सो एज गुड एज इट साउंड्स theoretically, when you get to the practical application of it, these are the challenges. However, this does not mean that this doesn't remain a vital concept. It is actually a good alternative. एंड हमें कुछ कंपेलिंग नरेटिव्स जो कि हैं वो लेने चाहिए, एंड एक मिक्सचर शायद हमें लाना चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट वी शुड प्रॉम्प्ट देम ऑनगोइंग डिस्कशंस ऑफ हाउ some features of mutualism can be taken to address systemic inequality and the feasibility part. So this brings us to the end of the idea. I hope आप समझे होंगे कि इस आइडिया का एवोल्यूशन क्या है, ये आइडिया का बैकग्राउंड क्या था, कैसे इसने सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म से कैसे कैसे रिलेशन रखा, अपोज किया, कैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जहाँ पे ये बात करता है वॉलंटरी कोऑपरेशन, फेयर एक्सचेंज, राइट, और कैसे कैसे इसके कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। तो आई होप आपको ओवरऑल आइडिया लगा होगा इस मेन स्ट्रीम या इस लाइन ऑफ स्कूल के बारे में, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल, डॉलर डोमिनेंस के जो चैलेंजेस क्या हैं और ब्रिक्स का क्या रोल है, राइट। तो हमें पता ही है ट्रंप ने बोला है, अभी तो वो आए भी नहीं है प्रेसिडेंसी में, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 100% टैरिफ बढ़ जाएगा अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी कोई करेंसी लाने की कोशिश करी, राइट। सो ये न्यूज़ है, लेकिन आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन में आया है वो थोड़ा डिटेल में जाता है और अंडरस्टैंड करता है कि क्या स्टोरी का बैकग्राउंड है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। पहले वो कह रहे हैं कि हमें पता ही है कि 88% जो कि है फॉरेक्स टर्नओवर सारे देश में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में यूएस का है। तो दिस शोज कि डॉलर की काफ़ी डोमिनेंस है। साथ में ये देखते हैं कि डॉलर की डोमिनेंस होने की वजह से यूएस के पास काफ़ी पावर लगती है कि वो सैंक्शंस डाल दे। जैसे कि आपने देखा होगा ईरान और रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं कि वो डॉलर में तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, राइट। सो इससे क्या होता है, इससे यूएस एज अ कंट्री अपनी करेंसी को लेकर एक माध्यम यूज करती है वॉर में, उसको बाकी कंट्रीज को सप्रेस करने के लिए। सो क्लियरली समथिंग विच इज एन इकोनॉमिक यूनिट इज बीइंग यूज्ड एज अ वॉर ड्रिवन एजेंट, राइट। तो इससे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वेपनाइजेशन। तो जो भी वो चीज़ है, चाहे वो इकोनॉमिक्स की करेंसी है या फिर वो सप्लाई चेन, जैसे हम कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे यूक्रेन रशिया वॉर में, ग्रेन्स वगैरह। तो जो भी कोई चीज़ है इकोनॉमिक या फिर कोई और चीज़ जो कि वॉर में एक हथियार की तरह बन जाए, वो वेपनाइजेशन हो जाता है उसका। तो यहाँ पे भी यूएस क्योंकि सैंक्शंस लगा देता है, तो इससे ईरान और रशिया जैसी कंट्रीज़ का आगे काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इससे इकोनॉमी भी जो है इन सारी कंट्रीज़ की वो स्कटल हो जाती है, राइट। सो दिस बेसिकली एक्ट्स लाइक अ वेपन फॉर यूएस एंड दिस इज वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जहाँ पे रशिया और ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया था। अब बाकी कंट्रीज भी वर्ल्ड की देख रही हैं कि यूएस का जब मन चाहे वो कुछ भी कर सकता है, तो उनको भी डर लगता है कि क्या किया जाए, हमारे पास कोई तो बैकअप होना चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम काम करते हैं, डॉलर से तो बात करते ही हैं, साथ में कुछ और भी अपने बैकअप ऑप्शंस रखते हैं। तो डॉलर का डिक्लाइन इसलिए देखा गया है बिकॉज अब और कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारी करेंसी में ट्रेड होए, जैसे कि चाइना की करेंसी जो है रेनबिनबी, उसमें काफ़ी ट्रेड होने लगा है। रशिया और चाइना का ट्रेड आप जानते ही होंगे। सिमिलरली इंडिया और रशिया का भी इंटरनल ट्रेड जो कि है वो रुपीज़ में होता है। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपया आपने सुना होगा। तो इसलिए आईएमएफ की रिपोर्ट ये है कि थोड़ा ग्रेजुअल डिक्लाइन तो हुआ है डॉलर के शेयर में। जो सेंट्रल बैंक के पास अपनी रिजर्व डॉलर होती है और जो बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास एज फॉरेक्स रिजर्व्स भी होते हैं, वो सब डॉलर की क्वांटिटी में डिक्लाइन हो रहे हैं। So this is the background and this is the evolution that has happened and how the implications have panned out in the global scale due to this dollar dominance.
सो गोइंग फॉरवर्ड दिस व्हाट हैज हैपेंड इज, अब क्योंकि ब्रिक्स अब मिले, उन्होंने बोला कि हम अपनी नई करेंसी लेकर आएंगे, तो डॉलर जो है कंट्रोल, जहाँ ट्रम्प की बात आती है तो उन्होंने बोला कि देखो यूएस कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाए, एंड इन केस अगर ऐसा होता है तो उनको काफ़ी ट्रेड रेपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। तो ये ऑलमोस्ट एक धमकी जैसे है कि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको धंधा करने नहीं देंगे। एंड ये डायरेक्ट फॉर्म में कैसे आया कि उन्होंने बोला कि 100% टैरिफ होगा, यानी कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की मिल रही थी यूएस में, इंडिया से या किसी कंट्री से इंपोर्ट होकर वो 100 डॉलर्स में मिल रही थी, तो कल को वही चीज़ जब आएगी तो अब उसका प्राइस $200 हो जाएगा। आपको पता है डिमांड सप्लाई में क्या होता है, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो फिर लोग उससे बाय नहीं करते हैं, है ना। तो इससे फिर जो होम कंट्री है, जो बेसिकली नेशन है जो चीज़ें बाहर भेज रहा है, उसको लॉस होगा क्योंकि उनका सामान बिकेगा नहीं। सो दैट वाज द अंडरलाइंग आइडिया जब ट्रम्प ने बोला कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे। बट अब आर्टिकल में ये एनालाइज किया जाता है कि इस क्लेम में कितना दम है, राइट। इज दिस अ हॉलो क्लेम और वुड दिस रियली इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ द कंट्रीज दैट आर गोइंग टू इम्पोर्ट, राइट। सो इस कॉन्टेक्स्ट में जब शुरुआत में तो ये स्टेटमेंट आए थे तो काफ़ी ब्रिक्स की कंट्रीज शांत रही, लेकिन बाद में रशिया ने अपनी आवाज़ उठाई। रशिया ने बोला योर क्लेम काइंड ऑफ सीम्स हॉलो, आई डोंट थिंक दैट व्हाट यू आर सेइंग दैट विद द 100% टैरिफ देयर विल बी अ लॉस टू द कंट्रीज दैट आर इम्पोर्टिंग और वे बी एक्सपोर्टिंग, राइट। तो इम्पोर्ट तो यूएस कर रहा है, एक्सपोर्ट तो ये सारी कंट्रीज कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रिक्स कंट्रीज और जो बाकी देशों का नुकसान होगा। ये कैसे कह रहे हैं फ्यूटन, तो हमें ये एग्जामिन करना है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज वो बोल रहे हैं कि ये मिसस्टेप है, बिकॉज देखिए अगर अभी हमारा $100 से $200 प्राइस हो जाता है तो ऑफकोर्स अमेरिकन कंज्यूमर्स को काफ़ी नुकसान पड़ेगा, एंड ये जो रिड्यूस इनकम टैक्स का बेनिफिट है वो भी एग्जैक्टली उठा नहीं पाएंगे अमेरिका वाले लोग। अब ये इनकम टैक्स और ये प्राइसेस का क्या रिलेशन है, राइट। सो टू एक्सप्लेन यू दिस आई विल एक्सप्लेन दिस। ट्रम्प का क्या इलेक्शन का पूरा कैंपेन रहा था, उन्होंने ये कहा था कि जब जो कंट्री को पैसा उठाना होता है गवर्नमेंट को, वो टैक्स से उठाती है, राइट। तो टैक्स बर्डन काफ़ी बढ़ गया है, तो उन्होंने लोगों को खुश किया और उन्होंने कहा कि हम टैक्स रेट्स कम कर देंगे, और जो गवर्नमेंट को पैसा लॉस होगा वो कैसे कवर अप होगा, बाकी कंट्रीज से पैसा उठाकर, राइट। तो जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टैरिफ रेट को 100% बढ़ा दिया है, तो अभी अगर ट्रम्प अपना टैक्स रेट कम करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन कम होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है तो वो जो भरपाई है वो टैरिफ से हो जाएगी, तो गवर्नमेंट भी खुश हो गई, राइट। लोग भी खुश हो गए बिकॉज उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, गवर्नमेंट को ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, या तो कंज्यूमर से मिले डोमेस्टिक या तो बाहर से मिले। तो गवर्नमेंट का ये प्रोपेगेंडा है कि कोई बात नहीं, बाहर वाली कंट्रीज को हम सफ़र करवाएंगे खुद के रेवेन्यू के लिए, हम आप जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जो डोमेस्टिक सिटीजन्स हैं, उनको हम नहीं परेशान करेंगे। सो गवर्नमेंट यही ट्रम्प वाली कहती है कि वी आर गोइंग टू पुट द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू on the outside people and that will come through tariffs, right. So that is what Russia is saying, that ultimately people will end up buying this, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स वाला जो है आप इतना कवर अप कर लोगे, आपने इनकम टैक्स तो कम कर दिया है बट वो आप टैरिफ से जो गैप है आप कवर नहीं कर पाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर्स विल बी बाइंग दिस। एंड वाई इज दैट सो, दैट इज़ बिकॉज आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कहीं शिफ्ट कर लो किसी और जो लो प्राइस वाली इंपोर्टिंग कंट्री है, आप किसी और कंट्री के पास चले जाओ, या तो आप खुद प्रोड्यूस करने लग जाओ। अब वो कह रहे हैं आप खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते हो, आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस है ना वो ख़त्म हो चुकी है, लेबर काफ़ी महंगी है, आपको पता है उन लोग का ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन चलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको एनीवेज इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि खुद की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड टैरिफ्स जो कि हैं ये, इससे ये नहीं होगा कि घर में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा टैरिफ्स आपके इतने नहीं है, इट्स नॉट एन इंसेंटिव स्ट्रॉन्ग इनफ टू हेल्प यू प्रोड्यूस एट होम। So that is one thing. So you cannot basically produce at home. This option is gone. So can you import from other countries? Now saying importing will also basically bring a lot of costs, right?
So neither can you import from other countries, nor you can produce from outside, produce from inside. So therefore you will land up paying a high price, and the income tax वाला जो है ना वो भी भर नहीं पाओगे आप, जो gap है. So that is why it is saying that this is not a great thing. So also दूसरा ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि जैसे आपको पता है चाइना और इंडिया का फार्मा में काफ़ी बोलबाला है. चाइना और इंडिया, आपको पता है चाइना इज़ ऑल्सो लाइक काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन रहता है. इंडिया का भी वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट है विद रिस्पेक्ट टू जेनेरिक ड्रग प्रोडक्शन. तो अगर आपने अपने इम्पोर्ट यहाँ पे टैरिफ बढ़ा दिए, तो जो अमेरिका में फार्मा के जो गुड्स और प्रोडक्ट्स आएंगे वो महंगे आएंगे. तो इससे वहाँ पे जो फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग अमेरिकन्स हैं उनको काफ़ी प्रेशर क्रिएट होगा, उन पे क्राइसिस बढ़ेगा. So when you go to the details, you are seeing that the 100% tariff that the Trump government has imposed, that is creating a lot of problem for the Americans themselves. और इसलिए अमेरिका ने ये सारी बातें को देखकर प्यूटिन क्या बोलते हैं that yes please go ahead because this will hit America first. तो जो अमेरिका फर्स्ट है ना ट्रम्प का डायलॉग, उस पर प्यूटिन बोलते हैं दैट यस प्लीज डू दिस बिकॉज दिस विल हिट अमेरिका फर्स्ट. तो देयरफॉर द ब्रिक्स में जो रशिया का रिस्पॉन्स है वो बहुत स्ट्रांग है टू व्हाट ट्रम्प हैज सेड. व्हाट अबाउट इंडिया, राइट? तो इंडिया ने साफ बोला है, इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टांस इज क्लियरली अवॉइडिंग द यूज ऑफ डॉलर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी. तो इंडिया ने साफ बोला है, our prime minister, our external affairs minister have said that avoiding dollar is not a part of India's policy. We are not somebody who are purposely trying to do this. Rather, we are focused on finding workarounds for transactions with non-dollar reliant partners. आपको पता है रशिया से हमारा काफ़ी ट्रेड रहता है, ईरान से हमारा काफ़ी ट्रेड रहता है. अब ये लोग डॉलर नहीं यूज़ करेंगे तो क्या हम इनसे काम करना बंद कर देंगे? ऑब्वियसली नॉट. वील फाइंड सम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. वो भी यही कह रहे हैं कि हम कुछ वर्क अराउंड ढूंढना चाहते हैं. ऐसा नहीं है जानबूझ के हम आपके डॉलर को यूज़ नहीं करना चाहते, राइट? एंड इस चक्कर में ऑफकोर्स फिर हमारा रुपी इंटरनेशनलाइज हो रहा है. एंड हर कंट्री चाहती है ना उसके भी चीज़ें आगे बढ़ें, वो भी ज़िंदगी में अच्छा करे, काम आगे बढ़े. तो देयरफॉर दिस इज लीडिंग टू रुपी इंटरनेशनलाइजेशन. तो दिस इज नॉट अ डेलिबरेट थिंग, इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर स्टेप्स, राइट? एंड we're just trying to make our work easy with some arrangements. And in fact ये इतना हमारा सक्सेसफुल है भी नहीं, बिकॉज ट्रेड इम्बैलेंस है ही. रशिया से जब हम ट्रेड करते हैं रुपी में, तो हम रशिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी इम्बैलेंस रखते हैं, इसलिए ये इतना सक्सेसफुल है भी नहीं. तो इंडिया का तो करेंटली ये स्टांस है. सो व्हाट अबाउट चाइना? चाइना की आपको पता है काफ़ी करेंसी डोमिनेट कर रही है, राइट? रेनमिनबी जो है काफ़ी डोमिनेट कर रही है. तो अगर अब इंडिया बहुत ज़्यादा स्टैंड लेती है ब्रिक्स करेंसी का, तो उसमें चाइना के आगे बढ़ने का काफ़ी स्कोप है. एंड देयरफॉर हमारा फियर है चाइना डोमिनेशन का, जो कि कॉम्प्लिकेट कर देगा इंडिया की स्ट्रैटेजी को. इसलिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस फ्रेमवर्क, जहाँ पे हम ऐसा भी ना करें कि पूरा ब्रिक्स में और चाइना पे चले जाए, पर साथ में यूएस को भी बैलेंस करे. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप विच इज देयर, इट इज करंटली शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मल्टीपोलर अप्रोच. एंड देयरफॉर इंडिया मस्ट एंगेज डिप्लोमेटिकली विद बोथ ब्रिक्स एंड यूएस, क्योंकि यही जो बैलेंस अप्रोच है ना, यही हमारे स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगी. सो दिस इज़ द आर्टिकल जहाँ हमने समझा क्या एवोल्यूशन है, क्या इनिशियल प्रोपेगेंडा था, क्या उसकी असलियत में इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, वो कितना अमेरिका को हर्ट करेगा, अमेरिका को कितना फ़ायदा करेगा, इंडिया का क्या स्टैंड है, चाइना का क्या स्टैंड है, एंड ओवरऑल वे फॉरवर्ड क्या है. हमने इस आर्टिकल में ये सारी बातें समझी. गोइंग फॉरवर्ड इज द नेक्स्ट आर्टिकल, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. आपने सुना ही होगा कि इंडिया में ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मॉडल आ गया है. सो नाउ इसमें है क्या, आपको बहुत सिंपल भाषा में पहले मॉडल समझा देती हूँ. तो फॉर एग्जांपल हमारा आपके पास कलाम आईएएस है, हम लोग आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, तो हम लोगों ने खुद भी इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बाहर के जो जर्नल्स हैं, गार्जियन, इन सबको सब्सक्रिप्शन लिया होगा. सपोज अगर ईच 10 रुपीज़ का आता है तो हमने 30 रुपीज़ पे करे होंगे. सिमिलरली कोई कोचिंग 2 है, उसने भी सारे आर्टिकल्स के लिए सब्सक्रिप्शन लिया होगा, उन्होंने भी 30 रुपीज़ पे किया होगा. कोई कोचिंग 3 है, उन्होंने भी 30 रुपीज़ पे किया होगा. सो अब इस सिनेरियो में जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो उतने उतने पैसे खर्च करते हैं. ये सिनेरियो 1 है. सिनेरियो 2 में आप मान के चलिए कि कोई एक बॉडी आती है, वो इन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहती है कि आप ना एक काम करो, मेरे से सारा न्यूज़पेपर ले लो. मैं जा रहा हूँ मार्केट में, इंडियन एक्सप्रेस, गार्जियन, द हिंदू सब कुछ खरीद लेता हूँ, मे बी 30-40 रुपीज़ में मैं खरीद लेता हूँ, राइट? और आप मुझसे सारा आप पेपर्स का बात कर लेना. जैसे लाइब्रेरी नहीं होती है, वहाँ पे पेपर्स रखे होते हैं, सब लोग आके पढ़ लेते हैं. तो अब आप सोचिए इसका कितना फ़ायदा होगा. हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना अलग से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा,
राइट। तो डुप्लीकेशन का जो कॉस्ट है वो बच गया, फ़ायदा, राइट। साथ में अगर कल को कोई नई कोचिंग इंडस्ट्री भी आती है, कोई नया छोटा कोचिंग इंडस्ट्री का प्लेयर भी आता है, उसको कोई कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ से सस्ते में ले सकता है। तो दिस विल हेल्प द स्मॉलर एंड द न्यू इंस्टीट्यूट्स, राइट। सो एक दूसरा फायदा क्या हो गया कि दिस विल हेल्प न्यू इंस्टीट्यूट्स एंड इट विल इंक्रीज एक्सेस एंड दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट, राइट। ये 3-4 फायदे तो हमने देख लिए। साथ में आपको पता है कि जब भी हम होलसेल में बात करते हैं, राइट, तो ऑफकोर्स होलसेल में सामान सस्ता मिलता है, रिटेल में सामान महंगा मिलता है, तो पता ही है ना। तो बार्गेनिंग पावर चेंज हो जाती है जब एक बड़ी कोई शाखा जाती है किसी चीज़ से खरीदने के लिए। तो शायद 30-40 रुपीज़ ना हो कि शायद 20 रुपीज़ में काम हो जाए। तो ये सिस्टम अगर हम सेम एग्जैक्टली ये सेम चीज़ अगर हम इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे लगा दें, जहाँ पे ये न्यूज़पेपर्स की जगह जर्नल्स हो जाए और ये कोचिंग की जगह कॉलेज हो जाए, राइट, तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। यही सेम बात हो रही है यहाँ पे कि जितने भी कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, या फिर जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं जिनके पास इतना पैसा है भी नहीं, बट इन सबको अपना R&D तो खर्च करना ही है ना। इंडिया में सारा पैसा पॉवर्टी पे खर्च होता है, एजुकेशन हेल्थ में खर्च होता है, R&D पे तो बहुत ही कम पैसा खर्च होता है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम सारे सेंट्रल और ये जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अपने आप अलग अलग हज़ार करोड़ रुपये खर्च करते हैं, हर यूनिवर्सिटी अपना पर्सनल सब्सक्रिप्शन लेती है, उन सबसे हम बोलें कि हम ही आपको एक्सेस दे देंगे और आपको पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम एक बार का मोटा खर्चा करेंगे। तो यही फ़ायदा होगा कि डुप्लीकेशन के कॉस्ट कम होंगे, एक्सेस बढ़ेगा, जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ज़्यादा अभी फुल फ्लेजेड नहीं है, जिनकी फंडिंग इतनी अभी आई नहीं है, उनको फ़ायदा मिलेगा। साथ में एज अ बड़ी इंस्टीट्यूट जो जाएगा उसको बार्गेनिंग पावर अच्छी मिलेगी। तो ये सारे फ़ायदों की वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आते हैं, राइट। ये अंडरलाइंग आइडिया था। अब इसके डिटेल्स को समझ लेते हैं, जहाँ उन्होंने बोला कि नवंबर 25 में ये आएगी एंड इक्विटेबल एक्सेस देगी, राइट। इक्विटेबल एक्सेस अब आप समझ पा रहे होंगे, इन ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो इससे डेमोक्रेटाइज हो जाएगी ना नॉलेज। जो चीज़ डिसेंट्रलाइज हो जाए, जो चीज़ सस्ती मिल जाए, जिस चीज़ का एक्सेस मिल जाए हर तरीके से, अवेलेबिलिटी मिल जाए, अफोर्डेबिलिटी हो जाए, तो वो चीज़ डेमोक्रेटाइज हो जाती है। रिगार्डलेस ऑफ द प्रेस्टीज एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बोला ना कि न्यू इंस्टीट्यूट्स को भी फ़ायदा मिलेगा कि वो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ में नेशन वाइड एक्सेस तो हो गई। तो ये था अल्टीमेटली ONOS का आइडिया। और क्या करेंगे लोग, 13,000 जर्नल्स देंगे जो 30 पब्लिशर्स के हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6,300 इंस्टीट्यूट्स के पास जाएंगे और फ़ायदा देंगे 1.8 करोड़ लोगों को। पहले केवल 55 लोगों को फ़ायदा मिलता था। ये लोग में फैकल्टी भी होता था, स्टूडेंट्स भी होता था, रिसर्चर भी होता था। लेकिन अब क्योंकि एक्सेस बढ़ गया तो कितना डबल द फ़ायदा हो गया, डबल द जंप हो गया, राइट। ये लॉन्च होगा 1 जनवरी 2025 से, और इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनफ्लिपनेट के पास। तो ये ऑब्वियसली एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है UGC की जो चीज़ों को हैंडल करेगी, राइट। लेकिन अब आती है आर्टिकल की बात। आर्टिकल में बोलता है कि ये इतना अच्छा मॉडल नहीं है क्योंकि अब बेसिकली हम जा रहे हैं ओपन एक्सेस की वर्ल्ड में, राइट। आपको पता है ओपन एक्सेस में क्या होता है कि हर चीज़ अवेलेबल है, फ्रीली है। जैसे ChatGPT आया था तो शुरुआत में वो फ्री था, हर कोई ओपनली उससे एक्सेस कर सकता था, राइट। तो जिस दुनिया में हम ओपन एक्सेस की बात कर रहे हैं, वहाँ आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में क्यों बात कर रहे हो। सब्सक्रिप्शन मॉडल इज़ लाइक अ पेड मॉडल, राइट, जहाँ पे लॉक लगा है, चाबी लगी है, इसको आप पैसे पे करोगे, इसकी चाबी खोलोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे। लेकिन दुनिया में जैसे विकीपीडिया है, हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है। तो हम तो रिसर्च आर्टिकल्स को भी विकीपीडिया जैसा बनाना चाह रहे हैं। तो आप ये पुराने सिस्टम में क्यों जा रहे हो। दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। सो द ग्लोबल शिफ्ट इज हैपनिंग टूवर्ड्स ओपन एक्सेस पब्लिशिंग, एंड अभी इनफैक्ट 53% तो ओपन एक्सेस हो भी गए हैं जर्नल्स। US और EU भी बोल रहे हैं कि 2026 तक तो सब कुछ ही करना पड़ेगा। तो अब आप क्यों ये अप्रोच फॉलो कर रहे हो, राइट। ये ऑब्सोलीट बन गई है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना इज लाइक नॉट अ ग्रेट थिंग। So that is the first problem which the author talks in the article. The next problem is इसी अप्रोच के बारे में। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर ही रहे हो कि आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉलो करना है, ओपन एक्सेस नहीं करना है, तो ये मॉडल अपने आप में कौन सा बहुत ग्रेट मॉडल है। तो वो ऐसा कहना है इसलिए ग्रेट नहीं है क्योंकि वेस्टर्न पब्लिशर्स का डोमिनेंस है। इंडिया का कौन सा आर्टिकल इसमें छपता है। साथ में इसकी फ़ीस कितनी ज़्यादा है। अगर आप आ जाओगे तो आपको इतना सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा, 30% अबव द प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो फ़ायदा क्या है एक ऐसे सिस्टम में जाने का जहाँ पे इंडिया के आर्टिकल्स नहीं है, इंडिया को जगह नहीं मिलेगी, आप उसकी पेमेंट भी बहुत ज़्यादा करोगे, राइट।
साथ में जो एग्जिस्टिंग मॉडल है अगर उसमें ओपन एक्सेस करना भी चाहते हो तो बहुत हैवी होता है, बहुत प्राइसी होता है। जैसे हाई आर्टिकल प्रोसेस चार्जिंग फॉर गोल्ड ओपन एक्सेस। गोल्ड ओपन एक्सेस का मतलब क्या है कि सपोज आपने अभी आर्टिकल पब्लिश किया है और आपको तुरंत इसे पब्लिक करवाना है। वैसे पब्लिक होने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट, बट अगर आपको तुरंत करवाना है इमीडिएटली तो आपको जो ऑथर होता है उसको बहुत हैवी फीस पे करनी पड़ती है, तब जाके वो एक्सेस हो पाता है ओपनली। तो अब ये ऑथर हैवी फीस के पे कर पाए, ये कितना पॉसिबल है? डेवलपिंग कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो पाएगा इतना हैवी फीस पे? सिमिलरली जो नए रिसर्चर्स हैं वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं, उनको तो अभी पैसे भी नहीं मिले हैं, तो वो कैसे फीस पे कर पाएंगे इतनी अच्छी, राइट? तो आप इस जो पुराने मॉडल में ओपन एक्सेस के तरीके हैं वो ऑलरेडी बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हैं, बहुत प्राइसी हैं, तो वाई आर यू इवन इन्वेस्टिंग इन दिस? एंड अभी इंडिया को इनोवेट करना चाहिए, राइट? जब हम देख रहे हैं कि ओपन एक्सेस की बाहर चल रही है दुनिया में, देयर इज अ न्यू शिफ्ट इन द विंड्स, वी आर नॉट इनोवेटिंग इन दिस। इनफैक्ट जो अभी करंट विंड है सब्सक्रिप्शन वाली, उसमें भी हमने इंडिया ने कुछ इनोवेट नहीं किया है, हम इसी को नए तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले डिसेंट्रलाइज तरीके से करते थे, अभी एक बॉडी लगा दी है करने के लिए, बट कुछ इनोवेशन तो नहीं लाए ना इसमें हम। तो वही कह रहे हैं कि यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो पॉइंट इन दिस, राइट? तो ये तो हो गया दूसरा। तीसरा कंसर्न क्या है? तीसरा कंसर्न ये है कि इसमें कॉपीराइट और प्रिजर्वेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं कि अगर आपने इसमें कर दिया है तो रिसर्चर्स विल लूज द राइट टू वर्क। सिमिलरली डिजिटल प्रिजर्वेशन इज नॉट ऑलवेज गारंटीड बिकॉज some amount of data is not preserved, right? And heterocycle journal discontinuation is also there, which highlights the preservation risks. So what should we do टू डू दिस? बेसिकली पहले तो वो ओपन एक्सेस की बात कर रहा है कि आपको ओपन एक्सेस की तरफ चलना ही चाहिए। एंड इंडिया में एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी भी है, जो इंडिया की 2014 ओपन एक्सेस पॉलिसी है, दिस एक्चुअली फोकसेस ऑन ओपन एक्सेस. So that is what the government is saying, that you already have a legal infrastructure at place, why don't you use it, right? And if not, then you can use some executional steps. So there is green open access. Green open access में immediate self archiving होती है, तो आपने बनाया अपना आर्टिकल पब्लिश किया, अब इमीडिएट वो अर्काइव हो जाएगा. सो देर इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑल्सो एट प्लेस, यू कैन प्रॉबेबली यूज दिस. एंड इनफैक्ट एक पॉलिसी एग्जाम्पल देते हैं, हार्वर्ड की केस स्टडी है यहाँ पे, कि वो लोग एक नॉन एक्सक्लूसिव राइट मॉडल फॉलो करते हैं. उसमें क्या होता है, यहाँ पे बैलेंस रहता है विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक पार्ट, राइट, कि उसे पब्लिक कितना करना है, पब्लिसिटी कितनी देनी है, एंड ऑथर का पार्ट. अब बेसिकली ये होता है कि जब एक ऑथर है उसने अपने पेपर को पब्लिक कर दिया है तो अब वो फ्री में मिल गया है ना, वो फ्री में मिल गया है तो उसके पास फिर पैसे कमाने के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं. दैट इज़ वाई पब्लिसिटी को करने के लिए लोग थोड़ा सा वेट करते हैं कि थोड़ा पैसा कमा ले, बाद में पब्लिसिटी कर देंगे इसकी, राइट. तो हार्वर्ड की जो यहाँ पे केस है इस वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है. वो कहता है जनता का भी फायदा हो और आपको भी पैसा मिले, वैसा उन्होंने एक मॉडल बनाया है और इसको कहते हैं नॉन एक्सक्लूसिव राइट मॉडल. तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप या तो अपनी खुद की पॉलिसीज़ को यूज़ करो, या तो ग्रीन ओपन एक्सेस करो, या फिर कोई ऐसा मॉडल लो जो ऑलरेडी किसी वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिस है. आप इससे शायद अपनी जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है उसको बेटर सॉल्व कर सकते हो, रादर देन गोइंग फॉर एन ONOS सिस्टम विच इज़ बेसिकली अलाइंड विद द ओल्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल सिस्टम. Right. The next idea that the government is being given to improve as a way forward is to improve the इंडियन जर्नल्स. कि अभी आप वेस्ट की वर्ल्ड में जा रहे हो जहाँ पे मैंने बताया कि डोमिनेंस वहाँ पर है, तो प्लीज़ आप अपने खुद के जर्नल्स डेवलप करो. आप इनफैक्ट इन्वेस्ट करो इंफ्रास्ट्रक्चर में, एडिटोरियल प्रोसेसेस में, ग्लोबल विजिबिलिटी में, तो इससे फिर आपकी डिमांड भी बढ़ेगी. साथ में आप वर्क फ्लो इनकॉर्पोरेशन करो. जब हम पब्लिशिंग वर्क फ्लो बात करते हैं तो उसमें पब्लिशिंग की बात होती है, उसमें रिव्यू की बात होती है, उसमें डिस्कशंस की बात होती है, बाद में उसे पब्लिक करना होता है, तो इतनी सारी लंबा प्रोसेस होता है. उसमें इंडिया शुड at least incorporate some pre-printing, some data sharing innovation. तो आप अपनी कुछ प्रोसेस में कुछ इनोवेशन करो जिससे कि अल्टीमेटली थोड़ी सेल्फ रिलायंस भी आए in the whole publishing thing and in the whole journal atmosphere and in the whole R&D infrastructure. So वही बोल रहा है कि of course ये काफ़ी ambitious है, लेकिन थोड़ी critical issues को ignore किया जा रहा है, तो हमें re-evaluation करना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म रेलेवेंस रखना चाहिए. जब 2026 में US और EU ही खत्म हो जाएंगे सिस्टम से, देन हाउ मच इज द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी इज द क्वेश्चन. एंड देयरफॉर द ऑथर गिव्स द स्टेप्स विच हैव बीन delineated in form of open access and in terms of developing Indian journals, investment, and incorporation to make sure that the system is robust. So this was the discussion. Let's go to the prelims question. This came in 2016 and it says that the NDB was set up by APEC. तो
यहाँ पे ये गलत है, आपको पता ही है, ब्रिक्स है ये, तो 1 कट जाएगा, राइट। और फिर बोलता है हेडक्वार्टर्स जो कि शंघाई में है। अब ये काफ़ी बड़ा एक कान खड़ा करने वाला स्टेटमेंट है, बिकॉज यूपीएससी में एक ट्रिक चलती है कि जो आपको फैक्ट दिख रहा है वो काट दो। हमेशा आपको फैक्ट्स नहीं काटने होते, यू हैव टू रियली जज द वेरासिटी। ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ वो गड़बड़ देते हैं, इनफैक्ट इस स्टेटमेंट में ये करेक्ट था। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको वो चीज़ें पता ही होनी चाहिए। जब तक कोई बहुत ही फार फेच रैंडम चीज़ें ना हो तब तक आप ट्रिक्स का ब्लाइंड एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये मेंस 2014 में आया था, एनडीबी एंड एआईबी के कंपैरिजन में था। तो कैसे रोल डिफरेंट है यहाँ पे और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बतानी है। आप प्लीज़ इसके आंसर्स मेंस वाले चाहें तो हमें टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, प्रीलिम्स वाले आंसर्स का कमेंट्स करिए। वी विल डेफिनेटली रिव्यू दीज, वी विल गिव यू फीडबैक इफ यू वांट, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू विद वॉट एवर problems you have in these questions or in other things that you have. So this was it for today. Thank you for this discussion. I hope you found it productive. Please let us know how we can help you further. Have a great day. Thanks.